हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पांडे एजुकेशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनल जो किसी भी सेल में प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने होते हैं। इस सेल में एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इस राउंड शेप के स्ट्रक्चर के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं एक सिंगल सेल के थ्रू किए जाते हैं और उनमें इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होती है। बट एक जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं और वही सेल ऑर्गेनल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बिना इन सेल ऑर्गेनल्स के कोई भी सेल सरवाइव नहीं कर सकती यूकैरियोटिक सेल। तो आज हमें यही सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ना है, पर उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट नोट पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि कोई भी सेल है उसमें न्यूक्लियस को होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो सेल के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। सेल के उसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। सेल के बिना, न्यूक्लियस के बिना कोई भी सेल सरवाइव नहीं कर सकता। पर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या कोई हमारी बॉडी में ऐसी भी सेल होती है जो बिना न्यूक्लियस के होती है, उसमें न्यूक्लियस ना हो रहा हो फिर भी वो सेल काम कर रही है। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल होती है। मैक्सिमम सेल तो होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है, पर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है और उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। वही हमें इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए, हमारी बॉडी में मैच्योर आरबीसी की सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब इसका भी रीजन होता है कि क्यों न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि जो आरबीसी की सेल है वो हीमोग्लोबिन को कंटेन करती है। हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेगा। अगर इस आरबीसी की सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएगा तो उस हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाएगा। अगर उस हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं होगा तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा अगर हमारी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन सही तरीके से हो पाए, बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल पाए, हीमोग्लोबिन अपना सही तरीके से फंक्शन कर पाए, इसलिए इस मैच्योर आरबीसी की सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। कोई न्यूक्लियस नहीं होता। द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियस प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। अभी मैंने बताया आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, अगर उसमें न्यूक्लियस हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा स्पेस नहीं बच पाएगा। अलाउइंग इट टू ट्रांसपोर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन वहां पे फिल रह पाएगी और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो पाएगी और उससे ज्यादा एनर्जी मिल पाएगी। सिंस दे लैक ऑफ न्यूक्लियस दे कैन नॉट रिपेयर एंड डिवाइड देमसेल्व्स। अब क्या आता है कि जो अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो ये डिवाइड और रिपेयर कैसे कर पाएगी। तो आंसर होगा कि अगर आरबीसी की सेल में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है तो ये सेल ना तो डिवाइड कर सकती है और ना ही अपने आप को रिपेयर कर सकती है। अगर जिस भी सेल में न्यूक्लियस होता है, अगर वो सेल कभी इंजर्ड हो जाता है तो वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है और साथ में कभी डिवाइड करने की जरूरत पड़े तो वो डिवाइड भी कर सकता है। पर जो आरबीसी की सेल है ये ना तो डिवाइड करती हैं ना ही रिपेयर होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। अब उसके बाद देखो, ये जो आरबीसी है इसका अपना पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। आरबीसी का टाइम पीरियड होता है 120 डे। हमारी बॉडी में मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। उन
उनमें से हर एक सेल का 120 डे अपना टाइम पीरियड होगा, उसके बाद फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसकी जगह पे नई सेल फिर से बनना शुरू होगी, वो ना तो रिपेयर होगी ना ही डिवाइड होगी। और इस तरीके से हमारी बॉडी में मैच्योर आरबीसी कोई भी न्यूक्लियस को कंटेन नहीं करती। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, डू यू नो एनी अदर सेल्स विदाउट न्यूक्लियस? अब मैच्योर आरबीसी के अलावा क्या कुछ ऐसी सेल्स और भी हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? एक होता है बैक्टीरियल सेल, हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, तो यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, और साथ में फ्लोएम की सीव ट्यूब्स। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम प्लांट की बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एक वेस्कुलर टिश्यू होता है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से पूरी बॉडी के पार्ट्स में। उसका एक सेल है सीव ट्यूब्स, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते। तो इसका आंसर होगा एक बैक्टीरियल सेल, दूसरा फ्लोएम की सीव ट्यूब्स, और तीसरा यही मैच्योर आरबीसी की सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, देखो अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या हमने पढ़ा था? देखो हमने पढ़ा था बैक्टीरियल सेल मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल। इस बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए, ये डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल होगा, ये डीएनए किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, या फिर बैक्टीरियल सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, तो ऐसे टाइप के न्यूक्लियस को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। देखो डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, ये वाला डायग्राम देखिए आप, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में आप देख रहे हैं जो जेनेटिक मटेरियल है या जो न्यूक्लियस है ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, इसमें भी और इसमें भी, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पर बैक्टीरियल सेल में आप देखो इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ये किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, तो इसलिए ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उस न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो यहां पे देख लेंगे हम, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मींस इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। देयर डीएनए इज प्रेजेंट एज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स। The region containing this genetic material is called nucleoid। ऐसा कोई रीजन जो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को कंटेन कर रहा है, ऐसे टाइप के रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, या फिर ऐसे टाइप के न्यूक्लियस को बोला जाता है न्यूक्लियोइड, और ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं राइबोसोम्स। अब हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स वाले टॉपिक पे आ चुके हैं जो हमारा आज हमें पढ़ना था। तो देखो जो राइबोसोम्स है उसे हम क्या बोलते हैं? द प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। इससे पहले पार्ट में हमने जब न्यूक्लियस पढ़ा था तो न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर पढ़ा था न्यूक्लियोलस, जिसका काम होता है राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करना, और राइबोसोम क्या करती हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे देखो वही राइबोसोम है, और राइबोसोम्स देखिए कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल में भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम पॉइंट पढ़ लेते हैं, टाइनी स्ट्रक्चर फाउंड आइदर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी होता है या फिर किसी सेल ऑर्गेनल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी अटैच्ड रहता है। अब राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, और प्रोटीन क्या करती है?
बिना प्रोटीन के कोई भी सेल काम नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोटीन किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा किसी भी सेल में तो सेल रिपेयर नहीं हो पाएगी और साथ में एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, सबस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इस प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है राइबोसोम, जो खुद साइटोप्लाज्म भी है और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल में भी कनेक्टेड है और साथ में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पे भी बन रहे हैं राइबोसोम्स। अब देखो, अब प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, मींस बैक्टीरियल सेल है या फिर प्लांट और एनिमल की सेल है। सेल को फंक्शनल बनाने के लिए प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ राइबोसोम्स को छोड़ के। अगर राइबोसोम्स नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरियल सेल सरवाइव नहीं हो पाएगा। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, फंक्शन बताए प्रोटीन के, वो सारे फंक्शन नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हमने जब डिफरेंस ही पढ़ रहे थे मैंने बताया था राइबोसोम्स के अलावा सारे के सारे सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। तो जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, ताकि वहां पे उस सेल को सरवाइव होने में मदद मिल पाए। तो बिना प्रोटीन के वो सरवाइव नहीं हो पाएगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। अब देखो किसका फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और कहाँ पे कनेक्ट रहता है, देखो डायग्राम पे हम देख लेते हैं। पहले हम डायग्राम पढ़ लेंगे। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है जो किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब किससे कनेक्ट होता है? हमने न्यूक्लियस पढ़ा था। न्यूक्लियस एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर था। इस न्यूक्लियस में गैप थे जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोल रहे थे और एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर था जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। यही न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स बोलते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करेगा और राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये है, मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। और कैसे फॉर्म होता है? इस तरीके से फ्लैट जैसे स्ट्रक्चर और ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। फ्लैट जैसे स्ट्रक्चर्स को हम सिस्टर्नी बोलते हैं और ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स को हम वेसाइकल्स ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। दो टाइप होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER जिसको बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दूसरा टाइप होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट ही, पर हम इनको टाइप्स में क्यों कंसिडर कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप देखिए ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में आपको देखने में डिफरेंस लग रहा होगा। कैसे? ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ऐसे फ्लैट शेप्ड स्ट्रक्चर हैं और इनमें ऐसे राउंड शेप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको। इनकी सरफेस पे ऐसे राउंड शेप के स्ट्रक्चर हैं। इन राउंड शेप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं राइबोसोम। लेकिन देखो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, लेकिन इनके यहाँ पे कोई राइबोसोम्स नहीं है, नो राइबोसोम्स। इनकी सरफेस में कोई राइबोसोम्स नहीं है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
इनकी सरफेस राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से रफ होती है, इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं है और इनकी जो सरफेस है वो स्मूथ होगी, रफ नहीं होगी, इसलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम्स को कंटेन कर रही है, तो राइबोसोम क्या करेगा? राइबोसोम सिंपली है प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो राइबोसोम का फंक्शन हम क्या लिख लेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम्स नहीं है, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम इसका फंक्शन देखें, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो टाइप्स में कंसिडर करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? राइबोसोम्स को कंटेन कर रहे हैं, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स का फॉर्मेशन करेंगे। होगा क्या इनसे? ये जो प्रोटीन है, लिपिड है, ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है। कैसे? कभी सेल डैमेज हो जाए या इंजर्ड हो जाए, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत हो, तो यही प्रोटीन एंड लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करके उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके फंक्शन। अब हम इनके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, क्या है? देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। काम क्या होता है इनका? सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा आरईआर, फैट का लिपिड्स का फॉर्मेशन करेगा एसईआर। इनके टाइप्स: रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ हैज राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। रफ इसलिए हो रहा है इनका सर्वे क्योंकि इनमें राइबोसोम्स हैं और राइबोसोम यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे और सिक्रीशन में हेल्प करेंगे। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें कोई भी राइबोसोम्स नहीं है और ये लिपिड एंड फैट्स का फॉर्मेशन करेंगे और स्टोरेज में हेल्प करेंगे। और ये दोनों दो कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन लिपिड एंड प्रोटीन से ही होता है और बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोई भी एनिमल सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, सिर्फ प्लांट सेल को छोड़ के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। अब आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, या डिफरेंट सेल ऑर्गेनल हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे गोल्जी अपरेटस। तो देखो, जो गोल्जी अपरेटस है उसको क्या बोलते हैं? पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर बोला जाता है। पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर का मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल को पैक करने का काम करता है, और शिपिंग सेंटर का मतलब ये उन मटेरियल को सेल के किसी भी इंपॉर्टेंट साइट पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जहां पे वो सबस्टेंस अपना काम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, गोल्जी apparatus इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस को पैक करेगा और उसके इंपॉर्टेंट साइट तक पहुंचाने का काम करता है। ये भी उसी का अलग नेम है और गोल्जी पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी उसी का ही एक नेम है, गोल्जी apparatus का। अब यहाँ पे देखो किससे बने होते हैं? ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं। अभी हम देखेंगे फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या है। देखो, ये गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर, यही है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। अब देखो, जो गोल्जी apparatus है इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? गोल्जी apparatus को डिस्कवर
1898 में एक इटालियन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी ने किया था। और इस गोल्जी apparatus को सबसे पहले कहाँ देखा था? इस गोल्जी apparatus को ब्राउन आउल के नर्व सेल्स में देखा था, और तब जाके कैमिलो गोल्जी ने जब देखा तब जाके ये गोल्जी apparatus का फंक्शन देखा गया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो गोल्जी apparatus है फंक्शनली लिंक टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेल मेम्ब्रेन। अभी क्या हो रहा है कि फंक्शनली लिंक रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन से। इसका हमें मतलब समझना है कि क्यों ये लिंक्ड है फंक्शनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन से। इसको हम इसके डायग्राम के तौर पे समझ सकते हैं। देखो ये है गोल्जी बॉडी, यहां पे गोल्जी बॉडी में सिस फेस आप देख रहे हैं, ये सिस फेस का काम क्या है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं वेसाइकल्स और सिस्टर्नी, डिफरेंट पार्ट हम देख रहे हैं, सबका अपना अपना रोल है। अब ये हम पढ़ना है कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन से फंक्शनली लिंक्ड रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन करेगा प्रोटीन एंड लिपिड का, अब ये जो प्रोटीन एंड लिपिड है वो क्या करेंगे, वो इस गोल्जी बॉडी में एंटर करेंगे, वेसाइकल्स के साथ गोल्जी बॉडी में एंटर करेंगे इस सिस फेस के थ्रू। ये जो सिस्टर्नी आपको दिख रही है, इस सिस्टर्नी का काम होता है इन प्रोटीन एंड लिपिड को मॉडिफाई करना, पैक करना और इनका सिलेक्शन करना, और इनको फिर आगे इनके इंपॉर्टेंट साइट पे ट्रांसपोर्ट करना। अब देखो ये इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लिंक रहता है। अब सेल मेम्ब्रेन पे कैसे लिंक है, क्योंकि जो प्रोटीन एंड लिपिड है वो यहाँ पे मॉडिफाई होके, उनका सिलेक्शन होके, और और साथ में वो पैक होके आगे सेल मेम्ब्रेन पे जाती हैं ताकि सेल मेम्ब्रेन पे अपना काम कर पाए। तो इसलिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन पे कनेक्ट होती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका फंक्शन क्या है, इस गोल्जी apparatus का फंक्शन मॉडिफाई सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन एंड लिपिड्स रिसीव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन एंड लिपिड रिसीव करता है वेसाइकल्स के थ्रू, और साथ में इसका मॉडिफिकेशन करेगा, इसका सिलेक्शन करेगा और इसको पैक करेगा, और उसके बाद फिर इनको ट्रांसपोर्ट कर देगा और सिक्रीट कर देगा कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन पे, ताकि सेल मेम्ब्रेन पे वो अपना काम कर पाए या सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर कर पाए, बना पाए। और दूसरा काम क्या होता है गोल्जी बॉडी का, गोल्जी बॉडी का काम होता है एक सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना। इसके जस्ट बाद हम लाइसोसोम पढ़ेंगे, उस लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी इसी गोल्जी apparatus के थ्रू होता है। ये तो है पॉइंट्स और फंक्शन। अब हम इसको स्ट्रक्चर के बेस पे हर एक पार्ट का अपना फंक्शन देख लेते हैं कि क्या होगा। देखो ये है गोल्जी बॉडी, तो देखो ये जो इसका सिस फेस है वो क्या करता है, इस सिस फेस से प्रोटीन एंड लिपिड एंटर करेगा गोल्जी बॉडी में वेसाइकल्स के थ्रू। यहाँ पे जो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल है यही प्रोटीन एंड लिपिड्स को एंटर कराने का काम करते हैं। तो ये यहाँ पे फोल्डे लाइक स्ट्रक्चर पे चले जाता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टर्नी। यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोटीन एंड लिपिड का मॉडिफिकेशन होगा, सिलेक्शन होगा और पैक होंगे, और तब जाके इस लायक बन पाएंगे ताकि जहाँ पे उनको काम होना है वहां पे आसानी से वो अपना फंक्शन कर पाए। ये तो है सिस्टर्नी का काम। ल्यूमन का काम क्या है, ल्यूमन इन सब्सटेंस को प्रोटीन एंड लिपिड्स, जो मॉडिफाइड प्रोटीन एंड लिपिड्स है उनको कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्टोर करने का काम करता है। अब देखो इस गोल्जी बॉडी के यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट वाला ट्रांस फेज। ट्रांस फेज क्या है,
ट्रांसफेज से ये प्रोटीन एंड लिपिड्स पूरी तरीके से मॉडिफाई पैक होके यहाँ से रिलीज होते हैं ताकि वो उस साइट पे जा पाए जहाँ पे उनका अपना काम होना है। न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकल्स, ये नए नए वेसाइकल्स बनेंगे ताकि वो फिर से प्रोटीन एंड लिपिड्स के लिए अपना काम कर पाए। इस तरीके से गोल्जी अपैरेटस का ये फंक्शन होता है किसी भी सेल में, और इसके बिना ना तो मॉडिफिकेशन हो पाएगा मटेरियल सब्सटेंस का, ना ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, और ना ही वो पैक हो पाएंगे, ना ही उनका सिलेक्शन हो पाएगा, और ना ही वो काम कर पाएंगे जिस रीजन पे उनको काम करना है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था। अब कैसे इनकी डिस्कवरी हुई थी इसको हमें समझना है। देखो, द गोल्जी अपरेटस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1898 में। अभी हमने डिस्कस करा था, इटालियन साइंटिस्ट थे वो कैमिलो गोल्जी, उन्होंने डिस्कवर किया था। कहाँ पे किया था? बर्न आउल के नर्व सेल्स में डिस्कवर किया था यूजिंग स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक। जब इसको सेल में इस गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर कर रहे थे तो उस टाइम पे स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक की मदद की थी ताकि उस सेल में ये गोल्जी अपरेटस आसानी से दिख पाए, क्लियरली दिख पाए। अब देखो क्या हुआ, ही ऑब्जर्व थ्रेड लाइक नेटवर्क। इन्होंने क्या क्या देखा कि उस सेल में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने, जो था गोल्जी अपरेटस, ठीक है। अर्ली माइक्रोस्कोप कुड नॉट रिजॉल्व इट क्लियरली, बट उस टाइम पे माइक्रोस्कोप इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, जो उस टाइम पे माइक्रोस्कोप थे उसमें क्लियरली वो विजिबल नहीं हो पा रहा था। Therefore मैनी डाउटेड इट्स एग्जिस्टेंस। तो कई सारे साइंटिस्ट, तो फिर उस टाइम पे क्या लगा कि इस बारे में डाउट हो रहा था कि ये गोल्जी अपरेटस भी है या नहीं है, मतलब कोई ऐसा सेल ऑर्गेनल है ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है या नहीं है, क्लियरली ये पता नहीं कर पाए थे उस टाइम के माइक्रोस्कोप में। तो हाउ एवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन द कंफर्म इट डिकेड्स लेटर। पर उस टाइम तो इतना डिस्कवर नहीं हो पाया था, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं देख पाए थे। पर जब बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, हमने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था, सॉरी लाइट माइक्रोस्कोप, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो सेल को विजिबल तो कर रहा है पर उतना पावरफुल नहीं है कि सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को क्लियरली देख पाए। उसके बाद कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, तो वहां पे देखा गया कि वो इंटरनल सारे स्ट्रक्चर्स को क्लियरली देख पा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखा तब जाके ये पॉसिबल हो पाया, ये देखना पॉसिबल हो पाया कि इस सेल में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था वो गोल्जी अपरेटस ही है। When the structure was clearly seen and confirm it, पूरा कंफर्म हो गया कि ठीक है ये सेल गोल्जी अपरेटस ही है, तब उसका नाम गोल्जी अपरेटस रखा गया क्योंकि वो कैमिलो गोल्जी ने पहले डिस्कवर किया था। और इस तरीके से गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी हुई, उसका फंक्शन देखा गया और उसकी इंपॉर्टेंस देखी गई। अब आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, पर बनता किससे है? बनता गोल्जी बॉडी से है। क्या हुआ, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, उसका जो प्रोडक्ट था वो गोल्जी बॉडी में मॉडिफाइड हो रहा था, वो फंक्शनल हो रहा था, फंक्शन करने लायक बन रहा था, फिर वो साइट पे काम कर रहा था। उसी टाइम पे गोल्जी बॉडी में एक हमने फंक्शन पढ़ा था कि वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन, यही लाइसोसोम है जो गोल्जी बॉडी बनाता था। अब यहाँ पे हम देखते हैं लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम एक टाइप का क्लीन अप सिस्टम होता है, मींस सेल को क्लीन करने का काम करता है लाइसोसोम। क्या करेगा, देखो ये एक टाइप का सिंगल मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर है
और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में एक फ्लूइड फिल है, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। यही डाइजेस्टिव एंजाइम सेल को क्लीन करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? देखिए, ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन, जो भी सेल में अनवांटेड प्रोटीन होंगे, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, और या फिर सेल का कोई डैमेज पार्ट होगा, या कोई पैथोजन होगा, या फिर केमिकल होगा, मतलब जो भी सेल के फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है, उन सारे सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। या फिर वो अनवांटेड पार्टिकल हैं, वो काम करने लायक नहीं है सेल में, उन सारे सब्सटेंस को अपने इस डाइजेस्टिव एंजाइम से ब्रेक डाउन करेगा। अब आगे देखिए क्या हुआ। प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रेकडाउन आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। जो भी प्रोडक्ट इसने ब्रेक डाउन किए हैं या डाइजेस्ट कर लिए हैं, उस ब्रेकडाउन प्रोडक्ट को ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर देगा, ताकि उसको सेल फिर से यूज कर पाए। क्योंकि अब जब ब्रेकडाउन होता है तो वो हमारे सेल के लिए हार्मफुल नहीं है, उसको साइटोप्लाज्म ही रिलीज कर देगा, और फिर उसके बाद सेल उनमें से जो भी यूजफुल सब्सटेंस है उनको एब्जॉर्व कर लेगा और फिर से अपने सेलुलर प्रोसेस में यूज कर लेगा। इसीलिए लाइसोसोम क्या करता है, हमारी सेल को क्लीन करने का काम करता है और हेल्दी कर पाता है, ताकि हर एक सेल अपना सही तरीके से फंक्शन कर पाए और एक हेल्दी रहे, ताकि वो नए नए सेल्स को भी बनाए और अपना भी प्रॉपर काम कर पाए। अब देखो, ये है लाइसोसोम का काम। इस तरीके से लाइसोसोम अपना ये काम करता है। अब एक पॉइंट और हम पढ़ लेते हैं, लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको हम सुसाइडल बैग ही बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ऐसा क्यों? क्लीनअप सिस्टम है, सेल को क्लीन करने का काम कर रहा है, और साथ में इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? जब सेल काम कर रहा है तो उस फंक्शन करते टाइम पे अगर सेल डैमेज हो गया है या फिर उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ गया है, तो सेल क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर सेल ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये तो लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो लाइसोसोम भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर लाइसोसोम ब्रेक डाउन हो गया, इसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो रिलीज हो जाएगा। इसका डाइजेस्टिव एंजाइम इतना पावरफुल होता है कि ये खुद के सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर सेल में कुछ डिस्टरबेंस आ गया है या सेल डैमेज हो गई है काम करते करते या कुछ ऐसी सेलुलर एक्टिविटीज करते हुए, तो ये खुद के सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा, क्योंकि इसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इतना पावरफुल है। तो इसीलिए हम इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, और नॉर्मली ये अपना सेल को क्लीन करने का काम करता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या है देखो। देखिए, लाइसोसोम नॉर्मली ये काम करता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के मेल बॉडी में एक गैमेट होता है जिसे हम बोलते हैं स्पर्म्स, जो फर्टिलाइजेशन के लिए काम करता है। ये स्पर्म की सेल में ये सेल को क्लीन करने का ही काम नहीं करता, कुछ और भी फंक्शन करता है। क्या करता है देखो, ह्यूमन स्पर्म सेल्स कंटेन लाइसोसोमल एंजाइम। यही लाइसोसोमल एंजाइम को कंटेन करता है ह्यूमन स्पर्म की सेल। अब वो क्या काम करेगा यहाँ पे, when a sperm meet an eggs, these enzyme help break down the outer layer of egg allowing to fertilization to happen। देखो होता क्या है कि जो स्पर्म है वो फीमेल ओवम से फर्टिलाइज करेगा, एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब ये ओवम को फर्टिलाइज करने जा रहा है स्पर्म, तो ओवम इतनी आसानी से फर्टिलाइज नहीं होता, क्योंकि जो ओवम की लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होती है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन स्पर्म की सेल है उसका जो हेड वाला रीजन होता है, वहां पे ये लाइसोजाइमल एंजाइम
फिल होता है, वो लाइसोजाइम एंजाइम उस ओवम की लेयर को पेनिट्रेट करने का काम करता है ताकि स्पर्म आसानी से ओवम के न्यूक्लियस को फ्यूज कर पाए और एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए और एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर पाए, और यही जाइगोट एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से ह्यूमन स्पर्म की सेल में ये इसका एक्स्ट्रा फंक्शन देखा जाता है। वैसे तो नॉर्मली ये काम करता है, ह्यूमन स्पर्म की सेल में ओवम को पेनिट्रेट करने में भी हेल्प करता है ताकि फर्टिलाइजेशन सही तरीके से कंप्लीट हो पाए। तो अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बचे वाले सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, या फिर आगे हम नया टॉपिक सेल डिवीजन को कंप्लीट करेंगे।